हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ मैथमेटिक्स रिवीजन क्लास चैप्टर। अब हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड जितने स्टेटमेंट्स बनते हैं वह सभी स्टेटमेंट्स मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, और जितने फार्मूलेस कॉन्सेप्ट्स बनते हैं वह सभी मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, और हर एक एक्सरसाइज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। मीनिंग ये कि अगर आप रिवीजन क्लास पूरी देख लेते हैं तो इस चैप्टर का आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये तरीका भी आपके समझ में आ जाएगा। तो वेक्टर अलजेब्रा डेफिनेशन सुनते हैं वेक्टर की, उसके बाद आगे चलते हैं। वेक्टर के डेफिनेशन में यह कहा जाता है अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। डेफिनेशन में क्या 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 मैं लिख दे रहा हूं। अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड as well as direction is called vector। या आप ये कह सकते हैं एक डायरेक्टेड लाइन जिसमें क्वांटिटी हो और डायरेक्शन दोनों हो, उसी को क्या कह दिया जाता है, वेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ये एक लाइन शो किया है ए बी की कुछ लेंथ तो होगी होगी। अगर ए बी के लेंथ के साथ साथ हम इसके डायरेक्शन को भी शो कर दें, डायरेक्शन हमने शो कर दिया ए से बी की तरफ, तो इसी को क्या कह दिया जाएगा, वेक्टर। अगर हम ए बी की केवल लेंथ शो करते तो उस केस में उसे हम वेक्टर नहीं कह सकते थे, ये केवल एक लाइन होती। लेकिन अगर डायरेक्शन के साथ हम इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसी को क्या कह दिया जाता है, वेक्टर। क्वांटिटी, ऐसी कोई क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड की मीनिंग एक्चुअल इस लाइन की लेंथ, ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड की मीनिंग एक्चुअल इस लाइन की लेंथ विद डायरेक्शन, हम इसी को वेक्टर कह देते। और इसको डिनोट किससे करते हैं, ए बी वेक्टर। ए से बी की तरफ है, उस केस में इसे हम ए बी वेक्टर कह रहे हैं। लेकिन अगर आप एज्यूम करो थोड़ी देर के लिए कि हम बी से ए की तरफ शो करते तो उस केस में ये क्या लिखा जाता, बी ए वेक्टर। वेक्टर इस तरह से हम शो नहीं करेंगे, बी ए वेक्टर डायरेक्ट लिख लेंगे बी से ए की तरफ वेक्टर। इसकी मीनिंग क्या है, लेंथ तो उतनी ही है लेकिन डायरेक्शन अब ए से बी से ए की तरफ हो गया। तो ये हुआ वेक्टर। एलजेब्रा क्या होता है, जिसमें वेरिएबल्स को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते। तो मीनिंग वेक्टर फॉर्म में जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं इसी को वेक्टर एलजेब्रा कहा जाता है, और यही हमारा चैप्टर भी है। लेकिन अब इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा में हम डिवीजन नहीं, केवल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, कुछ और वर्ड्स हम इससे रिलेटेड सीख लेते हैं। पहले फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स, फिर हम सेकंड एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट सीखेंगे, फिर एक साथ दोनों के क्वेश्चंस को देख लेंगे हम। पहले तो आप ये सीख लें कि अभी जो मैंने बताया वेक्टर के लिए, तो अब कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर की होती है और कौन कौन सी क्वांटिटी डायरेक्ट वेक्टर की नहीं होती। तो जो क्वांटिटी वेक्टर की नहीं होती उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होता उसे हम कह देते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें लेंथ के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है हम उसे कह देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या हुआ, स्केलर, मान लीजिए मैंने कह दिया वॉल्यूम। जरा सोच कर देखो कि वॉल्यूम में डायरेक्शन भी होता है क्या, नहीं। अगर एक किसी बॉटल का वॉल्यूम हमें निकालना है तो बॉटल की जितनी कैपेसिटी है वह बता दिया जाएगा। अब वो बॉटल कहीं भी रखा गया हो, डायरेक्शन डजंट मैटर, तो इसे हम क्या कह देंगे, स्केलर क्वांटिटी। अगर कह दिया जाए हाइट, तो इसको हम किस में लेंगे, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। किसी की हाइट मान लो बता दी गई 5 फीट 9 इंच। अब 5 फीट 9 इंच की हाइट वो बंदा यहां खड़ा रहे, कहीं भी बाहर खड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने हाइट बताई है तो ये नहीं उससे मैटर करता है कि वो कहां बताया हाइट, कहीं भी बताया उसकी हाइट उतनी ही होगी। ठीक, तो हाइट का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो ये भी हम किस में ले लेंगे,
स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर फोर्स का एग्जांपल लिया जाए, फोर्स को हम क्या कहेंगे? क्या ये भी स्केलर क्वांटिटी है? नहीं, फोर्स स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, क्योंकि साइंस में यह कहा जाता है फोर्स की मीनिंग हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। जरा समझो मेरी बात को, फोर्स की एक्चुअल डेफिनेशन जो साइंस में बताई जाती है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं, अगर ये कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे फोर्स हमने कुछ लगाया ही नहीं, साइंस के लैंग्वेज में। और यही इसकी एक्चुअल डेफिनेशन भी है। फोर्स लगाते समय आप तुरंत कहेंगे किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो फोर्स डायरेक्शन की तरफ लगाया जाता है। इसीलिए फोर्स हमने इतने न्यूटन का फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया, तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गया। तो ये क्वांटिटी किसकी हो गई? वेक्टर की क्वांटिटी हो गई। तो इसके एग्जांपल में आप फोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के एग्जांपल्स के बेस पर आप फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बता सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को अलग अलग डिफाइन करने के लिए कहा जाता है। हम यहां एक बात को और डिस्कस कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड अभी मैंने यूज किया। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड क्या होता है और इसको डिनोट किससे करते हैं? जब किसी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को हमें रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे ये ए बी है, इस ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम लिखते हैं ए बी वेक्टर का मॉड। मॉडुलस साइन से उसके मैग्नीट्यूड को डिनोट कर लिया जाता है। कैलकुलेट करने का तरीका आगे सीखेंगे। बी ए वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो हम लिख देते हैं बी ए वेक्टर और इस तरह से मैग्नीट्यूड कर। ठीक, अब आगे चलते हैं, कुछ और वर्ड सीखते हैं। किसी भी वेक्टर की जिसमें डायरेक्टेड लाइन एक होता है, जो इनिशियल पॉइंट होता है, जहां से स्टार्ट होता है, उसे क्या कह दिया जाता है? इनिशियल पॉइंट। जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहां लास्ट पॉइंट होता है, जहां पर यह खत्म होती है लाइन, उस लाइन को हम कहते हैं टर्मिनल, टर्मिनल पॉइंट। अगर हम बी ए वेक्टर की बात करें तो बी जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसे इनिशियल पॉइंट कह देंगे, और जो ए लास्ट पॉइंट है उसे हम टर्मिनल पॉइंट कह देंगे। और भी कुछ वर्ड सीखते हैं, हम टाइप्स ऑफ वेक्टर ही सीख लेते हैं, समझना आसान हो जाएगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। ऐसे किसी वेक्टर का फॉर्म जिसमें इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, उसे कहते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जैसे यहां से मैंने स्टार्ट किया और यहीं पर एंड भी कर दिया, इसी पॉइंट पर। ठीक है, देखो यहीं से स्टार्ट किया, यही मैंने एंड भी कर दिया, मीनिंग इसका इनिशियल भी यही है, टर्मिनल भी यही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर। जिसका टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट दोनों एक ही हो, उसी को कह दिया जाता है जीरो वेक्टर। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होता है, हम उसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट मैग्नीट्यूड के वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, समझना आसान होगा। मान लो यहां से, मान लो ये हमारा घर है और ये हमारा ऑफिस है, और मेरे घर से मेरे ऑफिस का डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर से, 10 किलोमीटर से। ये हमने 10 मान लिया, 1 2 3 4, इसको और बढ़ा देते हैं, 10 किलोमीटर है। यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफिस के तरफ जो डायरेक्शन है, उसमें जो यूनिट मैग्नीट्यूड मीनिंग 1 किलोमीटर का जो वेक्टर होगा, हम उसी को यूनिट वेक्टर कह देंगे। 1 किलोमीटर का जो वेक्टर होगा, 1 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए जो डायरेक्शन हम शो कर रहे हैं घर से लेकर ऑफिस के लिए, हम उसी को यूनिट वेक्टर कह देंगे। अगर आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, मान लो ए से बी का डिस्टेंस है और इसे आपने 5 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया है, तो जो 1 सेंटीमीटर का वेक्टर होगा, हम उसी को यूनिट वेक्टर कह देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि वो किलोमीटर में ही हो या सेंटीमीटर में हो, वह कुछ भी हो सकता है, मीटर में हो सकता है, मिलीमीटर में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है।
जिस फॉर्म में कंप्लीट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिफाइन किया गया है, उसी के यूनिट वेक्टर का जो यूनिट क्वांटिटी का जो वेक्टर होगा उसी को हम यूनिट वेक्टर कह देते हैं। नेक्स्ट वर्ड। अच्छा, और इसको डिनोट हम किससे करते हैं? मान लो हमने इसे ए से डिनोट किया है, तो इसे हम डिनोट करते हैं ए कैप से। यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम ए कैप, अगर वह वेक्टर ए है तो ए कैप से डिनोट कर लेंगे। नेक्स्ट, कोइनिशियल पॉइंट। कोइनिशियल पॉइंट या कोइनिशियल वेक्टर आप कहते हैं, कोइनिशियल वेक्टर्स। अगर किसी दो वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट एक ही है, अगर किसी दो वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट एक ही है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर का अगर इनिशियल पॉइंट एक ही है तो इसी को कोइनिशियल वेक्टर कहते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे? कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर कह दिया जाएगा। नेक्स्ट, कोलिनियर। देखो, कोलिनियर वेक्टर में कहा जाता है कि अगर कहीं भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों तो उस केस में दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के कोलिनियर कह दिए जाएंगे। एग्जांपल से समझो, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को देखें तो दोनों वेक्टर्स इक्वल तो नहीं है, लेकिन डायरेक्शन इन दोनों का एक ही है। तो उस केस में ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के कोलिनियर कह दिए जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन सेम हो, ध्यान से सुनना, कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन सेम हो। ये भी कह सकते हैं हम, ए वेक्टर यहां आ गया और हमने बी वेक्टर को यहां कर दिया, माइनस बी वेक्टर हो गया। अब भी ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के कोलिनियर कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंडीशन पैरेलल की है, कंडीशन अपोजिट डायरेक्शन की नहीं है। क्या कहा मैंने? डायरेक्शन किसी भी तरफ भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। अब पैरेलल कैसे बनेंगे ये हम आगे देखेंगे। अभी क्योंकि हम थ्योरी पोर्शन ही पढ़ने वाले हैं, तो अभी हम इसी को केवल लर्न रखेंगे और इसी बेस पर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? अगर किसी भी दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक ही हो तो उस केस में ये दोनों एक दूसरे के इक्वल वेक्टर्स कर दिए जाएंगे। नाम ही जैसा दिख रहा है, नाम ही दिख रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? दोनों सेम होना चाहिए। मान लो ए वेक्टर हमने यहां यूज किया है, बी वेक्टर भी हमने यही यूज कर लिया, तो उस केस में ये दोनों क्या कह दिए जाएंगे? इक्वल। ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। तो कहीं भी अगर आप इक्वल वेक्टर्स डिफाइन करना चाहते हैं, इस पर बेस्ड भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम आगे करेंगे, तो उस केस में इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के इक्वल होने ही चाहिए। अगर नहीं है तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स नहीं कह जाएंगे। नेक्स्ट, निगेटिव वेक्टर्स। निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर यह होता है कि मान लो कोई ए वेक्टर आपको दिया गया। निगेटिव वेक्टर मीनिंग अपोजिट डायरेक्शन में वही वेक्टर डिफाइन हो जाए, वही वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। जैसे ए वेक्टर यहां है, ए वेक्टर यहां कर दिया जाए, या बी वेक्टर यहां कर दिया जाए, तो उस केस में ये दोनों वेक्टर्स क्या कह दिए जाएंगे? निगेटिव वेक्टर्स कह दिए जाएंगे। आप इसे यूं ना करें, ये माइनस ए वेक्टर हो गया, ये डिनोट करने का तरीका। ठीक है, कोई भी अगर आपको वेक्टर दे दिया जाए, अगर उसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो उसी को क्या कर देंगे? निगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे और कह देंगे ये पहले वेक्टर का निगेटिव है। निगेटिव वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम, केवल डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, उस केस में इसे हम निगेटिव वेक्टर कह देंगे।
आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इन्हीं स्टेटमेंट्स के बेस पर सॉल्व हो जाएंगे, इन्हीं स्टेटमेंट्स के बेस पर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये क्या कहता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स? सुने, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में दो रूल बताए जाते हैं, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस ट्रायंगल लॉ को बताने से पहले या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को बताने से पहले मैं एक और वर्ड चाहूंगा आप लोग सीख लें, वह है फ्री वेक्टर्स। ये आपको सीख लेना चाहिए। क्या होता है फ्री वेक्टर्स, आप पहले समझ लें। अगर एक कोई वेक्टर हमने यूज किया है, ए वेक्टर मान लो, सेम डायरेक्शन में सेम वेक्टर को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं इसके पैरेलल, ये फ्री वेक्टर कहा जाता है। जैसे यहां आपने ए वेक्टर यूज किया है ना, इसकी यही सेम मैग्नीट्यूड का सेम डायरेक्शन के साथ आप कहीं दूसरे जगह इसके पैरेलल इसे यूज कर सकते हैं। कंडीशन यह पैरेलल, ध्यान रहे, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। यहां यूज कर लो, यहां यूज कर लो, कहीं भी यूज कर लो। मान लो बी वेक्टर यहां है आपका, तो इस बी वेक्टर को कहीं भी आप यूज कर सकते हो, इसी डायरेक्शन और इसी मैग्नीट्यूड के साथ आप फ्री हो, कहीं भी यूज कर सकते हो। इसे हम फ्री वेक्टर कहते हैं। अब अगर हम चाहें तो जरा देखो ध्यान से, ये तो हमने फ्री वेक्टर के एग्जांपल्स बता दिया। अब इसको यूज करने का तरीका देखो। ए वेक्टर हमने यहां लिख दिया, वी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये भी एक तरीका है फ्री वेक्टर के अकॉर्डिंगली। भाई बी वेक्टर जहां था हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया और ए वेक्टर को इसके साथ शिफ्ट कर दिया। दूसरा तरीका क्या था, यहां देखो, ए वेक्टर हमने यहां लिखा, बी वेक्टर को यहां कर दिया। ये भी तो हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं बना है, इस स्केल से अब बना लेंगे, एग्जैक्ट वही बन जाएगा। तो कहीं भी आप शो कर सकते हैं, ये होता है फ्री वेक्टर। ठीक, अब देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और ये इस तरह से वेक्टर शो किया गया है जिसमें एक वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है दूसरे वेक्टर का वो इनिशियल पॉइंट हो, ये कंडीशन है। उस केस में अब डायरेक्शन ये किस तरफ चल रहा है, इस तरफ चल रहा है, तो जो इसका एडिशन होगा वो सेम ऑर्डर में नहीं, इसके अपोजिट ऑर्डर की एडिशन के साइड के इक्वल हो जाएगा। एक बार फिर समझो, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर इस तरह से दिए गए हैं तो इन दोनों का एडिशन जो इसके अपोजिट डायरेक्शन वाली साइड होगी उसी के इक्वल हो जाएगी। अब जरा समझो क्या मैं कह रहा हूं, इसका जो साइड आएगा वो क्या आएगा, ऐसे ही चलेगा ना, ये ऐसे ही चलेगा। ये यहां से यहां गया, फिर इधर से इधर आ गया। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन, मीनिंग ये वेक्टर यहां से, ये साइड कहां से कहां तक जानी, ये यहां जानी चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आनी चाहिए। जबकि होना यही चाहिए, फर्स्ट गया, सेकेंड गया, फिर थर्ड आया, नहीं, मैंने कहा अपोजिट डायरेक्शन वाली जो लाइन होगी ना उसके इक्वल हो जाएगा इन दोनों का एडिशन। तो आप इसे कह सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये कह सकते हैं। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। एक बार फिर समझ लो, मान लो कोई हमने एक वेक्टर यहां शो कर दिया पी वेक्टर और ए वेक्टर यहां शो किया हमने क्यू वेक्टर, तो इसका जो एडिशन होगा इसी साइड में, ऐसा नहीं कि ये इस साइड में गया फिर इस साइड में गया फिर इस साइड में चला गया, नहीं, ये इस साइड वाला नहीं होगा, नहीं, अपोजिट डायरेक्शन वाला जो होगा, अपोजिट डायरेक्शन वाला मीनिंग जो P का इनिशियल पॉइंट होगा, ये जो वेक्टर बनेगा इनके एडिशन से वह होगा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या कहता है, इसमें यह कहा जाता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, दोनों के इनिशियल पॉइंट्स एक ही हैं,
दोनों के इनिशियल पॉइंट्स एक ही हैं, तो जो इनके कोई इनिशियल पॉइंट से डायगोनल निकलेगा वही इन दोनों के एडिशन के इक्वल होगा। समझो मैं क्या कर रहा हूं। अब अगर हम इसे पैरेललोग्राम का शेप दे दें इस तरह से, ठीक है, यह है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ए बी दोनों वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है उससे जो डायगोनल बनेगा वह डायगोनल इन दोनों एडिशन को बता देगा। मीनिंग ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही होता है। ये पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का। अगर आप चाहो इसको ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से भी डिफाइन कर सकते हो। जरा समझो ध्यान से, हमने ए वेक्टर को यहां लिख दिया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया फ्री वेक्टर के अकॉर्डिंगली, और बी वेक्टर को हमने यहां कर दिया, देखो फ्री वेक्टर के अकॉर्डिंगली। और जो डायगोनल होगा वो ये नहीं हो जाएगा। जरा चेक करके देखो, क्या यही ऐसा ही नहीं है? ये देखो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन भी ऐसा ही नहीं है। इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? दोनों सेम है। आप ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाएं या पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगाएं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों से आप वेक्टर के एडिशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और स्टेटमेंट सुनते हैं जिससे हम सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी कैलकुलेट कर लें। फिर हम इन दोनों एक्सरसाइज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो टफ वाले होंगे, इजी वाले क्वेश्चंस नहीं देखेंगे। अब हम आते हैं वेक्टर के एक किसी पॉइंट के वेक्टर को निकालने के लिए जिसे कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। जरा समझो ये एक्चुअली वेक्टर है क्या, यहां से आप कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि ये अभी तक क्या था? पूरी पोर्शन था। ये वेक्टर इस तरह से बनाया जाता है, देखो इस तरह से है। ये मेरी तरफ है, ये x है, ये y है, ये z है। अब मैं ये अपने तरफ तो शो कर नहीं सकता ना, 3D है, थोड़ा सा असम्पशन लेकर चलना पड़ेगा। ये मैं अपने तरफ, आप अगर ऐसा देखो तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं कि मैंने अपने तरफ कोई पॉइंट शो किया। लाइन देखिए, ये लाइन, ठीक है, तो इसे x मानते हैं। अब इसे हम इस तरफ शो नहीं कर सकते हैं प्लेन पर, तो हमने इसे मान लिया x और इसे मान लिया y और ये मान लिया z। ये तीनों क्या हैं? एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। सेंटर पॉइंट O है। अगर इस 3D स्पेस में आप कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो P, और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है XYZ, तो जो OP वेक्टर होगा वह इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लिया जाएगा। जो OP वेक्टर होगा वह P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लिया जाएगा। P पॉइंट था, ध्यान देना, P पॉइंट था, कहीं भी स्पेस में आप पूरे ले लें। जब भी हम पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं तो पोजीशन अगर कहीं कहा जाता है तो ये तुरंत पूछा जाता है भाई किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन? मेरी पोजीशन यहां है, तो अब किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन? सिमिलरली अगर ये P पोजीशन वेक्टर है तो तुरंत कहा गया किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। O क्या है? ओरिजिन। अगर ओरिजिन से किसी पॉइंट के लिए हम वेक्टर निकालते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। यहां हम किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं? P का। अंडरस्टूड है, ओरिजिन से निकला है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। इसे जरा समझें, और इस पर बहुत सारे अभी मैं आपको स्टेटमेंट्स बताने वाला हूं, सुने ध्यान से। तो जब OP वेक्टर आप डिफाइन करेंगे तो OP वेक्टर ये होता क्या है? देखो OP वेक्टर मीनिंग P पॉइंट का कोऑर्डिनेट के बेस पर ये वेक्टर डिफाइन कर दिया, ये OP वेक्टर है। अगर हमने OP को R मान लिया है, OP के मैग्नीट्यूड को हमने R मान लिया है, तो ये किससे नोट किया जाएगा? R वेक्टर। R वेक्टर हो गया। अगर आप OP की लेंथ जानना चाहते हैं, OP वेक्टर की मीनिंग OP की मैग्नीट्यूड और प्लस OP का डायरेक्शन। OP वेक्टर यही तो हुआ ना, वेक्टर मीनिंग क्या है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्टेड लाइन प्लस डायरेक्शन। वेक्टर की मीनिंग डायरेक्टेड लाइन,
और वेक्टर की एक्चुअल डायरेक्टेड लाइन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, क्वांटिटी मीनिंग मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ओपी वेक्टर में दोनों इंक्लूड है। अगर हम ओपी के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, ओपी वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ही तो मैंने कहा है। और इसके जगह पर क्योंकि आर वेक्टर है तो इसे हम आर वेक्टर का मॉडुलस कहेंगे। लेकिन पोजीशन वेक्टर आर के लिए मीनिंग पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आर को डिफाइन करने के लिए हम इसे डायरेक्ट आर लिख देते हैं। बात मेरी समझो, ओपी वेक्टर के लिए तो हमने ये लिख दिया, लेकिन आर वेक्टर के लिए हम डायरेक्ट आर इसे लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है, कोई कंफ्यूजन, लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं। अब आगे चलते हैं, दो वर्ड्स और जानने के लिए, क्या, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। मान लो जो एक हमने ओपी वेक्टर डिफाइन किया है पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के बेस पर, वह ये एक्स वाई है, ये एक्स एक्सेस के साथ अगर ये अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सेस के साथ ये बीटा एंगल बनाता है, और जेड एक्सेस के साथ अगर ये गामा एंगल बनाता है, तो इस इन एंगल्स का कॉस के साथ रिप्रेजेंटेशन डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। इन एंगल्स का कॉस के साथ रिप्रेजेंटेशन डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। मीनिंग हम क्या कह सकते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दीज एंगल्स। ठीक, हम इसी को क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। अल्फा बीटा गामा के जगह पर कुछ भी हमें एंगल दे दिया जाए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री मान लो, तो cos 30, cos 45, cos 60 ये डायरेक्शन कोसाइंस है। फर्स्ट एक्स एक्सेस के लिए, सेकंड वाई एक्सेस के लिए, और थर्ड जेड एक्सेस के लिए अंडरस्टूड है। cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को हम एल एम एन से भी डिनोट कर लेते हैं, एल एम और एन से भी रिप्रेजेंट कर, ये क्लियर है। अब एल एम एन, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ये रिलेशंस क्या होते हैं, इसे हम अब आगे सुनने वाले, देखना ध्यान से। एल एम एन की बेस पर हम cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा इसे डायरेक्शन कोसाइंस कर दे रहे हैं। आगे चलते हैं, अगर इसका रिलेशन हम यूज करें, ध्यान से सुनना, ये देखो, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, हमने यहां कोई पॉइंट पी लिया, ध्यान से देखना, ये सेंटर पॉइंट है, ये ओपी हुआ, और ये एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर हुआ। क्या ये इसी तरह से नहीं बनेगा, जरा सोच कर देखो, ये सोच कर देखना, ये सेंटर पॉइंट है ओ, ये क्या बना, पी, एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस के लिए है, और ये क्या बना, आर बना। चेक करके देखो, ये पी है, और इसे भी कोई एक पॉइंट मान लो ए, ये चेक करो, यही तो बना, एक्स एक्सेस ये है और आर ये है, यही तो बनेगा हमेशा पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। थोड़ा सा अजम्पशन है, ये पॉइंट केवल देखो, अब पी पॉइंट यहां है मेरा फिंगर, तो ये ओपी हुआ और ये एक्स एक्सेस हुआ, यही तो बना। अगर ये एंगल अल्फा है तो हमें क्या मिलेगा, cos अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज एक्स बाई आर। cos बीटा के लिए सिमिलरली क्या मिलेगा, y बाई आर, और cos गामा के लिए क्या मिलेगा, z बाई आर, यही मिलेगा। अब क्योंकि cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को हम एल एम एन से नोट करते हैं, दैट इज या आर एल इक्वल टू एक्स बाई आर, वाई इक्वल एम इक्वल टू वाई बाई आर, और एन इक्वल टू जेड बाई आर, ये हुआ।
अब एक स्टेटमेंट आपको यहां देख लेना है, जरा ध्यान से देखें। ओपी वेक्टर इक्वल्स टू, यहां हमने जो यूज किया था, ओपी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू आर। ये ओपी वेक्टर के मॉडुलस को निकालेंगे कैसे, ये हम जरा देख लेते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब भी किसी भी वेक्टर का हम मॉडुलस निकालना चाहें तो मॉडुलस निकालने का तरीका यही हो। ये कैलकुलेट करने का फार्मूला भी आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब जरा यहां देखो, एल इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई, अच्छी तरह से समझना, यहां हम एक काम करते हैं, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हुआ, एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एम स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एन स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहां आर की वैल्यू, आर की मीनिंग क्या होता है, आर वेक्टर का मॉडुलस आर ही होता है। जब इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एम स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड एन स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर इन तीनों को ऐड किया जाए तो ऐड करने से क्या मिलेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। चेक कर लें, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन तीनों का एडिशन आप चेक करके देखें। भाई डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं होगा, ये 1 ही तो होगा। तो डायरेक्शन रेशियोज के बीच में एक रिलेशन हमें मिल गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमने डिस्कस किया डायरेक्शन कोसाइंस को। डायरेक्शन रेशियोज देख लेते हैं क्या है। कोई भी आप 3 क्वांटिटीज ले लें, कोई भी 3 वैल्यूज ले लें, इफ एबीसी बी द 3 वैल्यूज, कोई भी आप ले सकते हैं, उस केस में अगर इन तीनों वैल्यूज का डायरेक्शन कोसाइंस के साथ रेशियो एक कांस्टेंट टर्म बनाता है, या आप यूं कह सकते हैं कि ऐसे किसी भी 3 वैल्यूज का जिनका डायरेक्शन कोसाइंस के साथ प्रोपोर्शन बनता है, हम उन्हीं वैल्यूज को डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। एबीसी, क्या मैंने कहा, एबीसी का डायरेक्शन कोसाइंस के साथ रेशियो, मीनिंग ए बाई एल इक्वल्स टू बी बाई एम इक्वल्स टू सी बाई एम, अगर ये एक कांस्टेंट टर्म बनाता है तो उस केस में ये एबीसी जो यूज किए गए हैं, इसे क्या कह दिया जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज कहा जाएगा। देयरफॉर एबीसी, इफ एबीसी आर देन, यहां लिख लें, देन दिस एबीसी ए बाई बी ए बाई एल, मैं आपको ऐसा स्टेटमेंट बता दूं जिससे समझना आसान हो जाए, एबीसी बी द 3 वैल्यूज देन दिस इक्वल्स टू के, एंड देन एबीसी आर कॉल्ड डायरेक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में, ये कंफ्यूजन बनी होती है कि क्या है ये, ठीक। तो ये एक रिलेशन हमें मिला, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अब किसी स्टूडेंट ने कहा कि भाई एक बात बताओ, ये भी तो कुछ ऐसा ही था। जरा देखो, ये जो हमने रिलेशन बनाया है, हम ये भी तो कह सकते हैं एक्स बाई एल इक्वस टू वाई बाई एम इक्वस टू जेड बाई एन इक्वस टू आर। लेट क्यों, आर तो आई है, चेक करो ये तो रिलेशन। इसी स्टूडेंट ने कहा जरा चेक करके बताओ, ये भी तो रिलेशन मैच हो रहा है, और एल एम एन यहां भी तो डायरेक्शन कोसाइंस है, तो क्या एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेशियोज कह दिए जाए, बिल्कुल कह दिए जाएंगे। एक्स वाई जेड इस एग्जांपल में क्या कहा जाएगा, डायरेक्शन रेशियो कह दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के साथ एक फिक्स्ड रेशियो बनाते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन हुआ डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज में।
आगे कुछ हम और पॉइंट सीखते हैं। हम यहां पहले देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, उसके बाद हम चलते हैं कुछ और टॉपिक्स पर। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर देखें। कंपोनेंट्स ऑफ ए, बच्चों अभी मैं आपको क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूं। अगर हम चाहें तो एक क्वेश्चन जो लास्ट टॉपिक था उस पर क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन अभी क्वेश्चंस नहीं, एक और देख लो, उसके बाद हम एक क्वेश्चन देखें। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? देखो, एक्स वाई जेड। एक्स एक्सेस पर ये बहुत सारे पार्ट्स होंगे, ये वाई एक्सेस पर हमने शो किया है, एक्स एक्स पर भी ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होंगे। मीनिंग एक्स एक्सेस पर अगर हम देखें 1 2 3 4 5 यूनिट्स का है, वाई एक्स एक्सेस पर 1 2 3 4 5, वाई एक्सेस पर भी 5 है, जेड एक्सेस पर 1 2 3 4 यूनिट्स का है। एक्स एक्सेस पर जो यूनिट कंपोनेंट का वेक्टर होता है, एक्स एक्सेस पर जो यूनिट कंपोनेंट का वेक्टर होता है उसे हम आई कैप कहते हैं। वाई एक्सेस पर जो यूनिट कंपोनेंट का वेक्टर होता है उसे हम कहते हैं जे कैप, और जो जेड एक्सेस पर यूनिट कंपोनेंट का वेक्टर होता है उसे कहते हैं के कैप। एक बार फिर समझो, एक्स एक्सेस का जो यूनिट कंपोनेंट का वेक्टर होगा वह हम आई कैप, वाई एक्सेस के यूनिट कंपोनेंट के वेक्टर को जे कैप, जेड एक्सेस के यूनिट कंपोनेंट के वेक्टर को के कैप कहते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें यह कहा गया है कि एक्स एक्सेस पर 3 यूनिट्स कट हुए हैं, तो आप उसे लिखेंगे 3 आई कैप। वाई एक्सेस पर कहा गया 4 यूनिट्स कट हुए हैं, तो 4 जे कैप। जेड एक्सेस पर कहा गया 2 यूनिट्स कट हुए हैं, तो 2 के कैप। अब इस तरह से हम कंपोनेंट्स के बेस पर इन पॉइंट्स को, इन एक्सेस को डिफाइन करेंगे आई जे के साथ। एक्स एक्सेस वाला आई है, वाई एक्सेस वाला जे है, जेड एक्सेस का के यूनिट कंपोनेंट के साथ। अगर आपने केवल आई कैप लिखा है, इसकी मीनिंग क्या है? एक्स एक्सेस पर 1 यूनिट कट करके उसी के कंपोनेंट को लिखा हुआ है। ठीक, तो ये इसकी मीनिंग है। अब अगर एज्यूम करो कि कोई एक पॉइंट है, इस पर आ गया, एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो आ जाता है 2 3 4। मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोई 3D स्पेस में पॉइंट पी लिया, वह पॉइंट है 2 3 4। 2 3 4 की मीनिंग क्या है? एक्स एक्सेस पर 2 कंपोनेंट, 2 यूनिट्स कट हुआ है, वाई एक्सेस पर 3 यूनिट्स कट हुआ है, और जेड एक्सेस पर 4 यूनिट्स। तो अगर ओपी वेक्टर अब हम डिफाइन करें, तो ओपी वेक्टर इन कंपोनेंट्स के बेस पर क्या लिखा जाएगा? ओपी वेक्टर इक्वल्स टू होगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसकी मीनिंग यही है। और अगर हम इसका मॉडुलस लेते हैं, अगर हम मॉडुलस लेते हैं, तो ओपी वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा? अंडर रूट, अब क्या लिखा जाएगा? इनकी जो स्केलर क्वांटिटी है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये लिख लिया जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया रूट 29। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कह दिया जाता है कि कोई एक वेक्टर है, उस वेक्टर में आप डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस बता दो। बड़ा सिंपल सा तरीका, देखो ध्यान से। अगर कोई एक वेक्टर है, मान लो इसी वेक्टर को हम लेते हैं, ओपी वेक्टर हमें दिया गया है, और ओपी वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसका हमें डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो बता दो। बहुत सिंपल सा भी। अगर कभी भी आपसे डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, तो आप उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लें। यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं कैप से, ओपी कैप। ओपी कैप मीनिंग ओपी का यूनिट वेक्टर। इसे निकालने का तरीका क्या होता है, फार्मूला क्या होता है? ओपी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ओपी वेक्टर।
कभी भी कहीं भी अगर आप किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला यही होता है। ये क्या है? यूनिट वेक्टर। और मैंने ये कहा कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में किसी भी वेक्टर का अगर आप डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो बनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालें। देखो कैसे। अब अगर ओपी का हम यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो ओपी का यूनिट वेक्टर मीनिंग ओपी वेक्टर, जैसे ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो आप लिख लेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ये आप निकाल चुके हैं पहले ही, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय √29। ध्यान से देखना, जब ये यूनिट वेक्टर डिफाइन हो जाए तो उस केस में जो आई जे के के साथ ये वैल्यूज लिखे हुए हैं 2, 3 और 4, ये क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। डायरेक्शन रेशियोज, या आप अगर चाहो तो और इजी बना लेते हैं। चलो ये हम देखते हैं। इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं √2/√29i प्लस ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे बताना और आसान हो जाए और आपको समझना भी आसान हो जाएगा। अब जरा समझो मैंने क्या कहा था, ट्रिक समझो। मैंने क्या कहा था कि ऐसी किसी भी 3 वैल्यूज को जिसका डायरेक्शन कोसाइंस के साथ रेशियो फिक्स हो। यहां देखो, ये √29 तो क्या है? ये तो फिक्स है ना। ये डायरेक्शन क्या है? कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस नहीं, जरा ध्यान से समझो। ये जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं, क्योंकि इसी को तो हमने √29 के साथ रेशियो में बनाया है, तो 2, 3, 4 को क्या कह दिया जाएगा? डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या कहे जाएंगे? 2, 3। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या कहे जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस ये हो जाएगा 2/√29, 3/√29 और 4/√29। इसे कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, और कंप्लीट न्यूमरेटर वाले पार्ट को कह देंगे डायरेक्शन रेशियो। कभी कभी कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें यह कह दिया जाता है कि इसकी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी बता दो। स्केलर क्वांटिटी ये होता है जो आई जे के साथ डायरेक्ट वैल्यूज लिखे जाते हैं, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द स्केलर, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी ऑफ 2i प्लस 3j माइनस 4k, आप स्केलर क्वांटिटी लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी 2, 3 माइनस 4 और वेक्टर ये हो जाएगा 2i 3j माइनस 4k। ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन पर। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होगा अगर हम वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो? मान लो किसी क्वेश्चन में दिया जाता है इफ ए वेक्टर, पहले तो आप प्रोडक्ट देख लो स्केलर से क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ स्केलर, प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाई स्केलर। देखिए मान लो कोई एक वेक्टर दिया गया है ए कैप, सॉरी ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और हम 3a वेक्टर को निकालना चाहते हैं। 3 क्या है? स्केलर क्वांटिटी।
इसको। तो अब आप करेंगे क्या, 3 इंटू 3i प्लस 2j माइनस के, और इसे अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। स्केलर क्वांटिटी इस तरह से जो भी आपके कंपोनेंट्स के साथ वैल्यूज होंगे उनको हम मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाएंगे। अब हम देख लेते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन। अभी तक आपने क्या देखा था, वेक्टर का डायरेक्ट ट्रायंगल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ के बेस पर एडिशन। अब हम एडिशन प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या होगी इनकी वैल्यू। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। मान लो कोई वेक्टर एक ए दिया जाता है, इसमें क्वांटिटी दी जा रही है 3i कैप प्लस j माइनस 4k कैप, और बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस 4j प्लस 3k। हमें निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आप करेंगे क्या, आई वाले पोर्शन जे के वाले पोर्शन को ऐड करके लिख दो, जिस तरह से हम एल्जेब्रिक करते हैं एडिशन। एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, जे का जे के साथ, के का सॉरी जेड का जेड के साथ, यही तो करते हैं ना। सिमिलरली यहां भी आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ। तो क्या आप लिख देंगे 3i प्लस 2i प्लस, या आप यूं ना लिखें और भी, इसका जो एक्चुअल प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊं। ये तो मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर दिया था, हालांकि फिर भी समझ में तो आ ही जाएगा। देखो इसकी एक्चुअल मीनिंग है 3 प्लस 2i कैप प्लस 1 प्लस 4j कैप प्लस माइनस 4 प्लस 3 कैप 5i प्लस 5j माइनस k कैप। यही आपका आंसर है। और अगर हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, 3 माइनस 2i कैप प्लस 1 माइनस 4j कैप प्लस माइनस 4 माइनस 3k कैप इक्वल्स टू i कैप माइनस 3j कैप माइनस 7k कैप। ये आपका सब्ट्रैक्शन साइन के साथ वैल्यू आ गई। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एडिशन की। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव, बहुत ही पॉपुलर, आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे। कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव क्या कहता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। बिल्कुल ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक बात है। सेकंड एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव जैसा इसका नाम है, एक और इंक्लूड हो जाता है। तो इसमें कहा जाता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर, यह हो जाता है। नेक्स्ट एक यूज कर लिया जाता है एडिटिव इनवर्स। कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए बता दिया जा रहा है। जरा ध्यान से समझना एडिटिव इनवर्स क्या होता है। कोई एक वेक्टर ए दिया गया, इसमें अगर किसी ऐसे वेक्टर को ऐड कर दिया जाए जिसका आंसर 0 हो जाए, तो जिसे ऐड किया जाएगा वही एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। इसे क्या ऐड कर दिया जाए, क्या ऐड कर दिया जाए, माइनस ए वेक्टर अगर हम ऐड कर दें तो क्या यह 0 नहीं बन जाए। तो जो ऐड किया गया उसी को एडिटिव इनवर्स कहेंगे। मीनिंग माइनस ए इनवर्स, सॉरी माइनस ए वेक्टर इज द एडिटिव इनवर्स, माइनस ए वेक्टर इज द एडिटिव इनवर्स
ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं, या फर्स्ट के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन इजी हो जाती है, सेकंड पर भी, थर्ड तो डायरेक्ट ही पूछा जाएगा। चलिए जी, अब हम कैलकुलेट करते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, नेक्स्ट टॉपिक। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। जितने टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं आप इन्हीं को कॉन्सेंट्रेट करके सीखते रहें। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, करने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन फ्री आप करते चले जाएं, सभी स्मूथ। लेकिन कंडीशन यह है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स में क्या कहा जाता है, जरा समझो इसे। सिंपल जैसा इसका नाम है, मान लो हमने एक कोई 3D स्पेस लिया है, यह हम जानते हैं ये x होता है, ये y होता है और ये z होता है। आपके एनसीईआरटी बुक में भी यही बनाया गया है, तो मैच कर जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक पॉइंट P1 ये सेंटर पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया P1, पोजीशन वेक्टर तो OP1 हो जाएगा, लेकिन हमने P1 का कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1 और z1, ये P1 है। एक दूसरा पॉइंट हमने लिया P2, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। मीनिंग क्या है, OP1 वेक्टर ये क्या है, x1i प्लस y1j प्लस z1k, और OP2 वेक्टर क्या है, x2i प्लस y2j प्लस z2k। हमें क्या निकालना है, जो दोनों पॉइंट्स हैं वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ना, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। हम P1 पोजीशन वेक्टर के बेस पर अगर चेक करें तो क्या हम ये लिख सकते हैं, जरा ध्यान से समझना। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंगली क्या हम ये लिख सकते हैं, जरा ध्यान से समझो। OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर इक्वल्स टू OP2 वेक्टर। चेक करके देखो कोई कंफ्यूजन है क्या। कैसे लिखा हमने, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही तो बताया गया था। देखो OP1 प्लस P1 P2 इक्वल्स टू OP2। तो P1 P2 क्या हो गया, P1 P2 वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, P1 P2 ये OP1, P1 P2 वेक्टर इक्वल्स टू OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर। अब OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर जब करोगे और OP1 OP2 यहां है, तो क्या आप लिख लोगे, सबट्रैक्ट करने का तरीका आप जानते हो, क्या लिखोगे, x2 माइनस x1 इंटू वाई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे और प्लस z2 माइनस z1 इंटू के। बेसिकली हमने यहां क्या देखा कि जिन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, जिन दो पॉइंट के बीच का हमें ज्वाइनिंग पॉइंट्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहा गया है, उसका देखो P1 P2 हमसे निकालने के लिए कहा गया था। तो P2 के कोऑर्डिनेट्स में से P1 के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके हमने IJ के लगा दिया, यही तो किया है। तो इसकी मीनिंग अगर कहीं भी हमसे किसी दो पॉइंट के बीच में वेक्टर फॉर्म में है और उसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए तो तरीका यही है। मान लो किसी एक क्वेश्चन में हमने एक पॉइंट A लिया जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 1 और 3, एक पॉइंट B है जो ये वेक्टर किसी 3D स्पेस में दो पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं और इसका कोऑर्डिनेट है 5, 2, 1। तो उस केस में AB वेक्टर क्या होगा। अब AB वेक्टर निकालने के लिए B के कंपोनेंट्स में से A को सब्ट्रैक्ट आपको करना होगा, ये ध्यान रहेगा। यहां देखो P1 P2 मीनिंग P में से हमने P2 में से P1 को सब्ट्रैक्ट किया था, तो क्या लिखोगे, 5 माइनस 2 इंटू आई प्लस 2 माइनस 1 इंटू जे प्लस 1 माइनस 3 इंटू के इक्वल्स टू, ये क्या हुआ, 3i प्लस जे माइनस 2k।
यही आपका ए बी वेक्टर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है, क्या कहता है ये जरा देखो, कोलिनियर के लिए मैंने कंडीशन क्या कहा है, पैरेलल होना चाहिए। ए वेक्टर को यहां दिया गया है, बी वेक्टर यहां है, तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। बिल्कुल ठीक बात है। ए वेक्टर यहां दिया गया है, बी वेक्टर यहां दिया गया है, अब भी हम कह सकते हैं ये दोनों कोलिनियर है, क्योंकि मैंने केवल कहा है कोलिनियर के लिए पैरेलल होने चाहिए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है जरा देखना ध्यान से। मैं डायरेक्शन यहां तो ठीक है, इस पहले एग्जांपल में डायरेक्शन सेम है, दूसरे में अपोजिट है, चलो भाई ठीक है। ये देखो यहां तक तो मैग्नीट्यूड आ गया, इसके बाहर ये एक्सेस ही तो है, इतना पोर्शन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं वेक्टर ए इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। करो, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी कांस्टेंट टर्म, नॉन जीरो, निगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। यहां लैम्डा की जगह पर क्या हो जाएगा, हो सकता है फ्रैक्शन में हो, या ये भी तो हो सकता है, जरा समझो ध्यान से, ए वेक्टर अगर यहां कहीं है, बी वेक्टर यहां है, ये कंडीशन अभी भी तो फुलफिल हो जाएगी। तो जरा समझो, यहां हम क्या लिखेंगे, हम बी वेक्टर इक्वल्स टू, अगर हम चाहें तो उल्टा लिख दें, चलो और समझना आसान हो जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, या यहां हम लिख देंगे, नहीं उल्टा हो गया, एक मिनट, यहां आप लिख दो ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और यहां लिख दो बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। क्या फर्क पड़ता है? इसकी मीनिंग कोलिनियर होने के लिए एक कंडीशन आ गई कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स इक्वल है, लैम्डा कोई एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, नॉन जीरो, उस केस में ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। यहां क्या है, ये निगेटिव भी हो सकता है। अब जरा देखो यहां इस एग्जांपल में क्या हुआ, इस एग्जांपल में ये हुआ कि बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। तो अगर भाई माइनस भी हो सकता, प्लस भी हो सकता, तो एक फाइनली हम क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्या हम ये लिखते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, बात ही खत्म हो गई। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई हमारे पास, क्या, रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। ये हमारे पास आ गया कंडीशन। अब कोई एक क्वेश्चन मान लो दिया गया है, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस जे प्लस 3k एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, प्रूव दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। तो अब हमने बी वेक्टर में से जरा देखो -2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ 2i कैप प्लस जे, माइनस जे बच जाएगा, माइनस साइन हमने कॉमन लिया है, और प्लस 3k। और क्या यही ए वेक्टर नहीं है? और क्या यही कंडीशन हम बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर नहीं यूज कर रहे हैं? चेक करके देखो। तो इसकी मीनिंग ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर है। नेक्स्ट एक कंडीशन यूज की जाती है सेक्शन फार्मूले की, ठीक है, उसे भी देख लेते हैं। सेक्शन फार्मूला आपने 11th में पढ़ा था, जिसमें इंटरनली एक्सटर्नली हम डिवीजन करते थे पॉइंट्स के बेस पर। कभी रेशियो पूछा जाता था, कभी एक किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जाता था। तो यहां हम जब यूज करने वाले हैं तो 3 पॉइंट्स के बेस पर यूज करने वाले। क्या क्या है 3 पॉइंट्स? एक इंटरनली डिवीजन, दूसरा एक्सटर्नली डिवीजन, तीसरा मिड पॉइंट। तो चलो क्या है सेक्शन फार्मूला।
सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में यह कहा जाता है, मान लो कोई ये एक लाइन है, यहां एक पॉइंट P है जो A वेक्टर को बताता है, यहां कोई पॉइंट Q है जो B वेक्टर के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये एक पॉइंट है R जो R वेक्टर को बताता है। और ये पूरा m/n के रेशियो में इंटरली डिवीजन हो रहा है, ये 3D स्पेस पर है। उस केस में R वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? फॉर इंटरनली डिवीजन, फॉर इंटरली डिवीजन R वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? इंटरनली डिवीजन के केस में MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर डिवाइडेड बाई M प्लस N, ये इंटरनली डिवीजन के लिए रहा। और अगर एक्सटर्नली डिवीजन की बात हो रही है, और एक्सटर्नली डिवीजन, तो एक्सटर्नली डिवीजन के लिए एक यह है PQ, ये A वेक्टर को बताता है, ये B वेक्टर को बताता है, ये एक R है जो इस कंप्लीट को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। उस केस में इसे निकालने का फार्मूला होता है एक्सटर्नली डिवीजन में। एक ट्रिक लर्न रखें, ये चाहो तो एक लाइन डायग्राम ना भी बनाओ, सब कुछ वही रहेगा। इंटरली डिवीजन वाले फार्मूले को माइनस साइन के साथ यूज कर लो, MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर डिवाइडेड बाई M माइनस N, यह हो जाता है। ठीक है। और अगर ये मिड पॉइंट का केस होता, फॉर मिड पॉइंट, तो उस केस में R वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 होता। 3 ही केस बनते हैं, इससे अधिक केस बनता नहीं। सब कुछ आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें, आंसर निकाल दें, कुछ करना ही नहीं। तो जितना एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया, उससे फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाए, कुछ आपको सोचना नहीं है, करते चले जाएं, एक्सप्लेनेशन ढंग से देख लें। जितने टाइम में यह कंप्लीट हो जाए, मान लो 1 घंटे में कंप्लीट हो गया, तो ये कहाँ कम है कि 1 घंटे में आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए, अभी तो हैं। अदरवाइज बहुत अधिक टाइम लगाते हैं पहले सीखने में और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में। 1 घंटे में आपका पूरा हो गया कंप्लीट। इसी को तो रिवीजन कहते हैं कि कम टाइम में अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सारे क्वेश्चन हमसे हो जाए। यही तो हम चाहते भी हैं।